से है आज का जो टॉपिक है बेटा, उसकी हेडिंग आप लिख लें। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा वो अपने पास है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। तो देखिए बेटा, जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज हम पढ़ेंगे तो पहले हम इसकी डेफिनेशन और इसका प्रूफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। डेफिनेशन देखें बेटा इसकी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम of an isolated system of interacting particle remain conserved। ये बेटा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने लिख रखा है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं बेटा। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल रिमेन कंजर्व। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्या कंडीशन आपके पास है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता था, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, जी। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, जीरो। और जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बेटा जीरो होगी, बेटा जिसका माइक ऑन है ये ऑफ कर लें, बेटा माइक ऑफ करें। जिसका भी माइक ऑन है बेटा ऑफ करें। तो अगर हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, जीरो। या मैं कहता था आपके पास कि हम दूसरी भाषा में आइसोलेटेड सिस्टम को कैसे डिफाइन करते थे, जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ही जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, वहां पे जीरो। कोई भी मोमेंटम वहां पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमने आइसोलेटेड सिस्टम के लिए पढ़ चुके थे। तो ये आपके पास क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम ऑफ एन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, जितने भी पार्टिकल वहां पे कोलिजन कर रहे हैं, उन सभी का जो टोटल मोमेंटम होगा बेटा वो हमेशा कांस्टेंट। वही बात, सपोज दैट अपने पास दो बॉडी हैं, एक का मास हमने माना m1 और इसकी स्पीड शुरुआत में मान ली हमने u1, दूसरी बॉडी आपके पास बेटा m2 और इसकी स्पीड हमने u2। ये कंडीशन है अपने पास बेटा बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की कंडीशन।
अगर ये दोनों बॉडी मान लो कोलाइड करती हैं, क्या करती हैं, कोलाइड, कोलाइड करने के बाद मान लो एक इधर जाती है v1 स्पीड से और एक इधर जाती है मान लो v2 स्पीड से, ये आपके पास वही बॉडी मास m1 और इसका मास है m2। तो कहता है अगर ये सिस्टम दोनों बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है, तो अगर इन दोनों के पार्टिकल आपस में जब कोलिजन करेंगे, ठीक है, तो इन सभी का जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड। और कंजर्व्ड का मतलब बेटा होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। या हम इसका मीनिंग ये कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का दूसरा मीनिंग होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। या इसका मीनिंग दूसरा ये होता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। अब देखो, मान लो इनिशियल मोमेंटम आपके पास जो भी है 5 है, तो फाइनल भी आपके पास क्या होगा, 5, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। और यही कंडीशन सेटिस्फाई करता है किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है कि कोई भी बॉडी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ऐसे लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि उनका टोटल मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व, कांस्टेंट क्या रहेगा आपके पास, कंजर्व या कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो यही दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं। इसका रियल मीनिंग यह है कि इनिशियल मोमेंटम जो उन बॉडी का रहेगा वही मोमेंटम क्या रहेगा, फाइनल, और दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0। और ये कंडीशन किसकी होती है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बेटा, तो यहां तक एक बार इसकी डेफिनेशन उतार लें और नीचे आपके पास आप ये पॉइंट लिख लें कि ये कंडीशन होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। और ब्रैकेट में आप नोट बना के ये लिखें कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम 2 कंडीशन ये ओबे करवाते हैं। कौन से सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड। यहां तक बेटा एक बार सभी बच्चे उतार लें, फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ तक सभी बच्चे एक बार उतार लें। जो बच्चे उतार लेता है वो रेज योर हैंड्स बेटा, अपने हाथ खड़े करें, इस तरह हमने इसको उतार। थैंक यू बेटा नेहा, थैंक यू। जिन बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं उन सभी के लिए अगेन थैंक यू बेटा। रब कर सकता हूँ बेटा इसको, यस सर। थैंक यू बेटा। देखिए अब नीचे हम इसका पढ़ते हैं बेटा प्रूफ। कंजर्वेशन मोमेंटम का हम प्रूफ पढ़ते हैं, या इसका हम डेरिवेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, let us consider two body A and B having, ये बेटा साथ के साथ उतार लें, having initial momentum PA and PP vector respectively. The body collide, दोनों बॉडी आपस में कोलाइड हैं, and their momentum become PA dash और PB dash। उनके मोमेंटम है वो PA डैश और PB डैश आपके पास बन जाते हैं। ये आपके पास सबसे पहले हमने कंसीडर किया है। देखो अपने पास बेटा 2 बॉडी है A और B, जिनका इनिशियल मोमेंटम पहले वाले का है PA और दूसरे वाले का है PB। जब वो दोनों कोलाइड करती है, दोनों क्या करती हैं, कोलाइड। कोलाइड करने के बाद उनका मोमेंटम जो पर्सनली मोमेंटम वो चेंज हो जाता है। जो पीए था पहली वाली बॉडी का वो बन जाता है पीए डैश, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज। और जो आपके पास पीबी था उसका मोमेंटम बन जाएगा पीबी डैश। जैसे सपोज दैट, इसे लिखना नहीं मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मोमेंटम
पी ए पहले वाले बॉडी का ए का, और ये आपके पास इनिशियली था पी बी दूसरी बॉडी का पी का, कोलिजन से पहले। जब वो टकराएंगी तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसका मोमेंटम बेटा बन जाएगा पी ए डैश और इसका मोमेंटम मान लो बन जाएगा पी बी डैश। लेकिन टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा, टोटल मतलब दोनों का सम कभी चेंज नहीं होगा आइसोलेटेड सिस्टम के। टोटल मोमेंटम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। खुद में कितना चेंज आए, लेकिन जब टोटल चेंज करेंगे, टोटल पूछेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। अब हम बात करते हैं, वही सिचुएशन अपने पास निकल के आती है कि हमने एक बॉडी, दो बॉडी कंसीडर की है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, और इसने कहा है कि दो बॉडी आपने जो कंसीडर की हैं, ठीक है बेटा, ए एंड बी, उसके इनिशियल मोमेंटम पी ए और पी बी है, और फाइनल मोमेंटम उनके बन गए कोलिजन के बाद पी ए डैश और पी बी डैश। आप एक बात बताएंगे कि मैंने आपको ये वर्ड पढ़ाया था एफ ऑफ ए बी वेक्टर, इसका मीनिंग हमने लिखा था बेटा फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, बोलो यही लिखा था। और इसका मीनिंग था एफ ऑफ बी ए का फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू, इसका मीनिंग था फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू, ये मीनिंग था बेटा। तो जब बॉडी आपस में टकराएंगी तो ए फोर्स लगाएगी बेटा बी पे और बी फोर्स लगाएगी ए पे। ये अपनी ए बॉडी है, ये अपनी बी बॉडी है। जब ये टकराएंगी, ऐसे कोलिजन करेंगी, तो ए फोर्स लगाएगी बी पे और बी फोर्स लगाएगा ए, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे पहले, तो क्या सिचुएशन अपने पास आती है, जब ये फोर्स लगाएगी ए पे और ये फोर्स लगाएगी बी पे, तो इनके लिए जब वो टकराएंगी तो एक शॉर्ट टाइम फोर्स पैदा होगा कि भाई उस टाइम में जैसे टकराएंगी तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगी, फोर्स, और एक दूसरे की डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो मैं इसी फॉर्म को अगर दूसरा नाम दूं, या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ सबसे पहले कि चेंज इन मोमेंटम अगर मैं इनके लिए निकालूं तो क्या कंडीशन आपके पास निकल जाएगी, देखें। वी नो दैट, ये वैल्यू बेटा हमें पता है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, न्यूटन थर्ड लॉ। बोलो ये क्या आज का अपने पास, न्यूटन थर्ड लॉ की जो डेफिनेशन है वो अपने पास ये आ चुकी है कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, ए बॉडी में क्या चेंज आएगा मोमेंटम में, तो अगर ए बॉडी पे फोर्स कितना है एफ ऑफ ए बी, मान लो कितना समय लगा, चेंज इन टाइम डेल टी, तो फोर्स इनटू टाइम मैं क्या लिख सकता था, एक तो फोर्स इनटू टाइम को बेटा मैं लिख सकता था इम्पल्स। बोलो पढ़ाया था आपको कि अगर आपके पास F इज इक्वल टू डी पी बटा क्या हो, डी टी, तो डी पी को क्या लिख सकते हो, F इंटू डी टी, और फोर्स इंटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इम्पल्स। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और इम्पल्स भी बेटा क्या था, एक शॉर्ट टाइम फोर्स। इम्पल्स बोलो क्या था, एक शॉर्ट टाइम फोर्स था। तो जब वो बॉडी टकराएंगी तो एक थोड़े समय के लिए जैसे ही टकराएंगे, टकरा के एक दूसरे से क्या चले जाएंगे, दूर, उस टाइम जो फोर्स लगेगा उनके ऊपर, वही फोर्स उनकी डायरेक्शन और वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज। और डायरेक्शन और वेलोसिटी अगर बेटा चेंज हो जाएंगी 100% वहां पे मोमेंटम चेंज होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दूसरी भाषा में, एफ ऑफ ए बी इंटू डेल टी इज इक्वल टू इम्पल्स, और इसको लिख सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम। तो मान लो हमने फाइनल मोमेंटम कितना मानना है ए बॉडी का, पी ए डैश, पी ए डैश। इनिशियल कितना था अपने पास, देखो ए बॉडी का पी ए, तो चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ, पी ए। ये इक्वेशन पहले आ गई, एफ ऑफ ए बी इंटू डेल टी इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस क्या कर लिया, पी ए। क्योंकि ये क्या है, इम्पल्स, और इम्पल्स को क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम। और पहले बॉडी का फाइनल मोमेंटम कितना है, पी ए डैश, और इनिशियल कितना है, पी ए, तो चेंज इन क्या बन जाएगा, मोमेंटम। ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी का निकालो एक बार। तो देखो एफ ऑफ बी ए वेक्टर इनटू क्या करोगे बेटा, डेल टी, और ये भी किसके बराबर हो गया, इम्पल्स,
तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या लिख सकते हो, पीवी डैश माइनस का क्या लिख सकते हो, बोलो आ गया। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिंपल थी कि हमने सबसे पहले दो बॉडी ली जिनका इनिशियल मोमेंटम पी और पीबी मानना है, फाइनल पी ए डैश पीबी डैश मानना है। एफ ऑफ ए बी का मतलब फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, एफ ऑफ बी का मतलब फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई किया है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ये निकाला, तो फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और इसको लिखा पी ए डैश माइनस पी ए, और इसके लिए बी के लिए निकाला तो एफ ऑफ बी ए इंटू डेल टी, तो पी बी डैश माइनस का पी। यहाँ तक बेटा किसी स्टूडेंट को क्यूरी है तो बताए, अदरवाइज इसको यहाँ तक राइट डाउन। प्रत्येक विद्यार्थी इस डेरिवेशन को यहाँ तक उतारे। यस सर, हो गया। थैंक यू। अब हम बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं। जैसे हम इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, देखिए ये मीनिंग अपने पास निकल के आया बेटा। फिर मैं आपके सामने कंडीशन लगाता हूँ, तो कंडीशन आपके पास क्या निकल के आती है वो देखें। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था, फिर मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, एफ ऑफ ए बी इज टू माइनस एफ ऑफ, यही कहता था। अगर दोनों साइड में डेल टी से मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड भी और डेल टी से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता था एफ ऑफ ए, थर्ड लॉ तो क्या कहता था, एफ ऑफ ए बी इज टू माइनस एफ ऑफ बी ए, और दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डेल टी से। तो देखें अगर मैं बात करूं एफ ऑफ ए बी इंटू डेल टी, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है अपने पास, ये रही। इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी ए, पी ए डैश माइनस पी ए। ऐसे ही बेटा देखो माइनस साइन तो बाहर, जो इसके साथ है न्यूटन के थर्ड लॉ से, और एफ ऑफ बी ए इंटू डेल टी की वैल्यू कितनी है, पी बी डैश माइनस पी बी, पी बी डैश माइनस क्या है, बोलो यही वैल्यू आपके पास है। इसको सोल्व कर लो बेटा, पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस पी बी डैश, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको सोल्व करो, पी ए डैश प्लस पी बी डैश, ठीक है बेटा, और इधर ये आएगा तो पी ए प्लस पी बी। बोलो ये चीज क्या थी, इनिशियल मोमेंटम, बोलो था कि नहीं था। पी ए पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, पी बी दूसरी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, पी ए डैश पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम, पी बी डैश दूसरी बॉडी का फाइनल मोमेंटम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और यही मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रियल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, मतलब टोटल चेंज इज जीरो, टोटल चेंज की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो यहाँ तक मैंने बताने के बाद सिर्फ यहाँ पे अगेन न्यूटन थर्ड लॉ लगाया था बेटा कि एफ ऑफ ए बी इंटू डेल टी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी, न्यूटन थर्ड लॉ। हमने दोनों साइड डेल टी से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद एफ ऑफ बी ए इंटू डेल टी की वैल्यू और एफ ऑफ बी ए इंटू आपके पास इसको हमने यहाँ पे पुट कर दी है। दोनों वैल्यू जैसे हमने पुट की, इसको सोल्व करके अपने पास ये इक्वेशन निकल के आ गई, पी ए डैश प्लस पी बी डैश बराबर पी ए प्लस का पी बी, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। यहाँ तक आपके पास बेटा ये टोटल डेरिवेशन था, इसको हमने प्रूव कर दिया था, हेंस प्रूफ। इसको राइट डाउन कर लें। इसमें किसी को डाउट है तो बताएं। थैंक यू बेटा शीतल। उतार लिया बेटा सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए।
थैंक यू बेटा संजना। देखो नेक्स्ट में बेटा हम बात करते हैं और वो अपने पास निकल के आता है। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। थैंक यू। दूसरा अपना पास बेटा आता है, वो आता है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। दूसरे में हम बात करते हैं, वो अपने पास आता है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। देखें, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं सबसे पहले, तो क्या सिचुएशन अपने पास निकल के आती है वो देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक पहली एप्लीकेशन अपने पास आती है और वो आती है बेटा रिकॉइल ऑफ गन। पहली एप्लीकेशन जो आती है अपने पास वो आती है बेटा अपने पास रिकॉइल ऑफ गन। अब रिकॉइल ऑफ गन की बात करें तो क्या होता है रिकॉइल ऑफ गन, इसके लिए देखें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है, इसकी प्रॉपर थ्योरी और डेरिवेशन लिखें बेटा। लेट अस कंसीडर ए गन of mass capital M which fire a bullet of mass small। एक गन है बेटा जिसका मास कैपिटल एम है, वो फायर करती है एक बुलेट जिसका मास है स्मॉल एम। बिफोर फायरिंग बोथ gun and bullet are at rest। ये कहता है कि फायरिंग से पहले गन भी और बुलेट दोनों किस पोजीशन में थी, रेस्ट की पोजीशन। इफ bullet is fired with velocity v vector, यहाँ मैं लिख सकते इसको स्मॉल से लिख लेते हैं बेटा एक बार। v vector and gun recoil with velocity capital V vector in opposite direction। कैपिटल V vector in opposite direction। अब देखना सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा माइक ऑफ करें जिसका ऑन है, माइक ऑफ कर लें बेटा।
देखें बेटा, इसको ध्यान से समझें और लेख आप सभी ने लिया होगा। क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर वो देखें। रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है? जब किसी भी गन से बेटा फायर किया जाता है तो गन बैकवर्ड वापिस एक ऐसा फोर्स लगाती है और उस फोर्स से वो वापिस पीछे की तरफ आती है, और जिस वेलोसिटी से बेटा वो वापिस आएगी उस वेलोसिटी को कहा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। जैसे ही बुलेट फायर होती है गन से बेटा, तो बुलेट तो आगे की तरफ चली जाती है। बेटा जिसका माइक ऑन है कृपया ऑफ कर लें उसको। तो जैसे ही आपके पास बुलेट फायर होने के बाद बुलेट जब आगे की तरफ जाती है तो गन वापिस पीछे की तरफ आती है, और जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ आएगी उसको कहा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। बेटा माइक किसका ऑन है? बेटा जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर ले बेटा। आवाज आ रही है बेटा मेरी? एनीवन स्टूडेंट यस सर बोले? यस सर। यस सर। थैंक यू बेटा। अगर हम बात करते हैं कि अगर वो बुलेट फायर होती है तो गन पीछे की तरफ आती है, और जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ आएगी बेटा वो वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कहलाती है। तो अगर मैं बात करूं आपके पास कि लेट अस कंसीडर ए गन ऑफ मास m which fire a bullet of mass small m। एक गन, बेटा ये माइक ऑफ कर लें, जिसका माइक ऑन है ऑफ करें बेटा, डिस्टरबेंस नहीं। बेटा अशु माइक ऑफ करें। आप देखें बिफोर फायरिंग बोथ गन एंड बुलेट आर रेस्ट। फायरिंग से पहले दोनों चीज किस में थी? रेस्ट की पोजीशन में। इफ बुलेट इज फायर्ड विथ वेलोसिटी v, अगर बुलेट की फायर होने के बाद वेलोसिटी स्मॉल v है तो गन मान लो पीछे आती है, बैकवर्ड आती है, और वो आती है कैपिटल V वेलोसिटी से, और इसी को नाम दिया जाता है बेटा आपके पास रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इसी को नाम देते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो आप यहाँ पे इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। यहाँ तक थ्योरेटिकल पार्ट आप सभी ने उतार लिया, तो रेज योर हैंड्स बेटा। हम नेक्स्ट इसी के प्रूफ के ऊपर चलते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। क्लियर करते हैं बेटा इसको? यस सर। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास क्या निकल के आता है, देखिए बाई यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है। या तो बेटा इसका मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, या तो इसका मीनिंग ये होता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, या मैं लिख सकता हूँ इनिशियल को मान लो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ऐसे ये भी आपके पास बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही फॉर्मूला है। m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। m1 मतलब पहली बॉडी, उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 तो उसका मोमेंटम हो गया। m2 दूसरी बॉडी, उसकी वेलोसिटी u2 तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, और ये दोनों का सम कर दिया था टोटल इनिशियल। ऐसे ही कोलिजन के बाद आपके पास इस फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v1 बन जाएगी, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी v2, तो इसको हम कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। एक बात हमने शुरू में ही थ्योरेटिकल पार्ट में कह दिया कि कोलिजन ना फायर होने से पहले दोनों बॉडी हैं वो किस में है? रेस्ट में। तो दोनों बॉडी अगर रेस्ट में है
तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू 0, क्योंकि u1 हमने माना कि बुलेट की वेलोसिटी और u2 हमने गन की, लेकिन दोनों रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम क्या हो गया 0। इसके बाद हम मान लेते हैं फाइनल मोमेंटम। हमने माना जो बुलेट है उसका मास स्मॉल m, ठीक है भाई। इसके बाद v1, तो v1 की जगह हम बुलेट की वेलोसिटी क्या लिख लें, स्मॉल v लिख लिया यहाँ से, प्लस हमने गन का मास मतलब m2 है अपने पास, तो गन का हमने क्या मानना है, कैपिटल M, और इसकी वेलोसिटी को किस नाम से डिनोट किया है, कैपिटल V। स्मॉल v बेटा वेलोसिटी ऑफ बुलेट, स्मॉल v है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल V है वेलोसिटी ऑफ गन या रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। स्मॉल m है मास ऑफ बुलेट का मास, और कैपिटल M है बेटा मास ऑफ गन। ये इनको लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया है, इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो गया, फाइनल, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेटा mv इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी। बेटा माइक ऑफ करें, mv इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी, ये वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए बेटा, इधर आएगी तो माइनस के साथ आएगी, तो इसका मतलब हमें v चाहिए, कैपिटल V चाहिए, तो कैपिटल V चाहिए तो हम निकाल सकते हैं m v बटा कैपिटल, बोलो ये फॉर्मूला आ गया रिकॉइल वेलोसिटी। देखो माइनस साइन, तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन, कि बुलेट आगे की तरफ जाएगी और गन पीछे की तरफ, बुलेट आगे की तरफ और गन किधर आएगी, पीछे की तरफ। तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के लिए, और उसका फॉर्मूला होता है माइनस एम वी बटा कैपिटल एम। तो स्मॉल एम हो गया मास ऑफ बुलेट, कैपिटल एम हो गया मास ऑफ गन, और स्मॉल v हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ये पहली एप्लीकेशन थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, ठीक है। तो आपसे पूछ ले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि सबसे पहले बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो वैसे फायर्ड फ्रॉम ए गन न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर के अनुसार दूसरा ऑप्शन अगर ये ना मिले तो हम कह सकते हैं कि बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कौन से लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक सभी बच्चे इसको अच्छे से उतार लें, ये आपकी पहली एप्लीकेशन थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू बेटा, नया उतार लिया है सभी ने बेटा, Yes, sir. थैंक यू बेटा। यस नेक्स्ट देखें, यस सर। अब अपने पास इसके अंदर लास्ट टॉपिक आते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लेवल के, और प्रत्येक विद्यार्थी इनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा करेगा, क्योंकि ये टॉपिक है बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन लेवल के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कराने में आपके हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा फोर्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपके पास क्या सिचुएशन निकल के आती है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक कंडीशन आपके पास आती है, कनकरेंट फोर्स या कनकरेंट फोर्सेज। देखो बेटा एक नया फोर्स आपको देखने को मिलेगा, या आप कह सकते हैं कनकरेंट फोर्सेज क्या। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। ए नंबर ऑफ फोर्सेज acting at a
same point at same time is called concurrent forces। ये आपके पास डेफिनेशन। कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं कि नंबर ऑफ फोर्सेस, ऐसे फोर्स एक्टिंग एट ए सेम पॉइंट एट ए सेम टाइम इज कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, ये सिचुएशन आपके पास। अगर मैं आपके पास कहूँ कि कंडीशन क्या क्या है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल मैं आपके पास बनाता हूँ। ये एक पॉइंट है, यहाँ ये फोर्स है। यहाँ अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ ये फोर्स है, यहाँ ये बात करूँ, यहाँ ये फोर्स। इसको थोड़ी देर F1 वेक्टर, इसको थोड़ी देर के लिए F2 वेक्टर, और इसको थोड़ी देर के लिए F3 वेक्टर। एक को हमने लिखा बेटा F1, एक को हमने लिखा F2 और एक को हमने लिखा F3। देखो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एक बार डेफिनेशन ध्यान से देखना। ए नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस। सपोज दैट हमने यहाँ पे 3 ले लिए हैं। कितने फोर्स लिए हैं? 3। कि नंबर ऑफ फोर्सिंग एक्टिंग एट ए सेम पॉइंट। देखो F1 भी कहाँ से है? इसी पॉइंट से। F2 भी कहाँ है? इसी पॉइंट पे। और F3 भी इसी पॉइंट। तीनों का ओरिजिन बेटा यही पॉइंट है। ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे, तीनों बाहर की तरफ हैं इसी पॉइंट से। ठीक है, 2 ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, एक नीचे की तरफ, लेकिन इनका जो मेन पॉइंट है, जो मेन ओरिजिन है, वो इनका बेटा एक ही है। तो क्या लिखा है कि ऐसे फोर्स जो एक्टिंग होते हैं, जो एक्ट होते हैं एट ए सेम पॉइंट एंड ए सेम टाइम, तो एक ही पॉइंट के ऊपर सेम टाइम और सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट होते हैं, ऐसे फोर्स को किस नाम से जाना जाता है? कंकरेंट फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कंकरेंट फोर्सेस। तो बेटा डेफिनेशन समझ में आई कि ऐसे फोर्स जो एक ही टाइम पे और सेम पॉइंट के ऊपर लगे, ठीक है, वे फोर्स क्या कहलाते हैं आपके पास? कंकरेंट फोर्सेस। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? नो सर। सपोज दैट दूसरा एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, तो एक फोर्स आपके पास F1 इधर लगा सकते हो और दूसरा फोर्स आपके पास F2 इधर लगा सकते हो। देखो इसी पॉइंट पे है, तो एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है। दोनों फोर्स एक ही पॉइंट के ऊपर काम कर रही है। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। तो ये कंडीशन आपके पास किसकी कहलाएगी? कंकरेंट फोर्सेस की। ये डेफिनेशन उतार ले बेटा सभी विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी इस डेफिनेशन को उतार लिया बेटा? यस सर। अब इसके नीचे आप नोटबुक में एक नोट बनाएं। नोटबुक में बेटा एक नोट बनाएं, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट बताने जा रहा हूँ, वो देखिए। 3 concurrent forces are said to be in equilibrium if resultant of 2 is equal and opposite, equal and opposite to the थर्ड फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, ध्यान से समझे इसको। क्या कहते हैं इसमें कहता है कि 3 concurrent forces are said to be in equilibrium। 3 फोर्स को हम इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। बस बेटा ये पॉइंट मेरे को यहाँ पे आपको समझाना था कि रियल में इंक्रीज आपके पास क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है,
तो इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग होता है बेटा, उसका मीनिंग भी वही होता है, नेट फोर्स की वैल्यू बेटा 0। जैसे हमने आइसोलेटेड के लिए पढ़ा था कि आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0, और इसमें होता है बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स की वैल्यू 0। जैसे सपोज दैट मैं दो फोर्स की बात करूं, एक फोर्स इधर F1 है बेटा, और एक फोर्स मेरे पास इधर F2 है। दो फोर्स है बेटा मेरे पास। अब मैं इधर कहूँ F1 की वैल्यू है वो 5 न्यूटन है, और इधर भी मैं कहूँ F2 की जो वैल्यू है बेटा वो 5 न्यूटन है। तो आप मेरे को एक बात बताएं कि यहाँ कोई भी स्टूडेंट बताए नेट फोर्स कितना हो, जो मैंने पॉइंट लगा रखा है यहाँ पे कितना नेट फोर्स होगा बेटा? 0। 0। तो यहाँ अगर ये 0 फोर्स हो गया तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम। बोलो कैसी होगी, इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे 3 के लिए केस लिखा, हम 2 के लिए भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कनकरेंट फोर्सेस ऐसे होंगे जो सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे लगे, ठीक है। और अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, इक्विलिब्रियम, तो उनका रिजल्टेंट है दोनों का, वो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब 3 की बात कर लेते हैं। 3 की बात करें तो सपोज दैट हम ये ले लें, जैसे अपने पास सपोज दैट एक फोर्स हमने ले लिया F1, ये दूसरे फोर्स की बेटा अगर मैं बात करूं तो अपने पास मान लो हो गया F2 ये, और तीसरे फोर्स की अगर बेटा बात करूं तो ये अपने पास क्या हो गया, F3 हो गया। अब देखो दो फोर्स बेटा अपने पास ऊपर की तरफ है, ये दोनों फोर्स हैं, ये ऊपर की तरफ है, और ये फोर्स है नीचे की तरफ। आप नजर आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर कि दो फोर्स हैं, वो तो बेटा ऊपर की तरफ है, और एक फोर्स है बेटा वो किधर है, नीचे की तरफ है। तो आप एक बात बताएं, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, बेटा माइक ऑफ कर ले, जिस बच्चे का माइक ऑन है बेटा प्लीज डिस्टरबेंस ना करें। अब आपके पास बेटा ये दोनों फोर्स, अब आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर? अब मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Yes, sir. अब देखें, अगर हम बात करें कि ये दोनों फोर्स हैं, तो ये दोनों फोर्स ऊपर की तरफ हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का इफेक्टिव फोर्स सपोज दैट वो 10 न्यूटन है। हमने माना कि 10 न्यूटन है, तो अगर इस F3 का अकेले का भी 10 न्यूटन हो, तो ऊपर 10 न्यूटन दोनों का, और नीचे अकेले F3 का 10 न्यूटन। अब बोलो फिर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो ये कंडीशन किसके लिए होगी, 3 फोर्सेज। तो मैंने क्या कहा था आपके पास कि 3 कनकरेंट फोर्सेज, ये जो सिचुएशन है ये 3 फोर्स के लिए कामयाब होगी यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या कहा था कि 3 कनकरेंट फोर्सेज होने चाहिए, तो 2 फोर्स ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर हो, इसके रिजल्टेंट के बराबर हो, इसके नीचे वाले फोर्स के बराबर हो, तो नेट फोर्स की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 0। तो ऊपर भी 10 न्यूटन और नीचे भी 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 0। तो ये कंडीशन क्या होती है, करंट कंकरेंट फोर्स को आप इक्विलिब्रियम कब कह सकते हैं, जब रिजल्टेंट फोर्स आपके पास दो वेक्टर का और किसी थर्ड साइड के बराबर हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है वो इस तीसरे के बराबर हो, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। और रियल मीनिंग हम बात करें तो रियल मीनिंग क्या होता है कंकरेंट फोर्स का, F इज इक्वल टू 0। क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू 0। बेटा उतार लें इस डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास है, सभी बच्चे इसको उतार लें। उतार लिया। समझ में आ गया बेटा? उतार लिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आशा है जो आज हमने टॉपिक पढ़ाई हैं, तो इन टॉपिक्स के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। दूसरा टॉपिक बेटा जो हमने पढ़ा था वो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पढ़ा था। और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था वो कनकरेंट फोर्सेस और इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी है। अब इसके अंदर आगे एक थ्योरम आती है, और वो आती है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, लेमनिज थ्योरम। वो थोड़ी लेंथी है,
और इसका लेवल भी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आज के वीडियो लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हम थोड़ा डिस्कशन इसी के ऊपर करेंगे 2-3 मिनट, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, हम कल के वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को क्यूरी है तो हमें बता सकता है। जो हमने आज 3 टॉपिक इसके अंदर डिस्कस किए हैं। रब कर दे बेटा। यस सर। यस यस तो सर। बेटा जो आज हमने पढ़ाया है इसको एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो पहला टॉपिक है वो हमने ये पढ़ा था, m1 v1 m2 v2 प्लस इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमने रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पढ़ा है, कैपिटल वी, जिसको हमने लिखा है माइनस एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। स्मॉल वी है बेटा वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, और कैपिटल वी जो यहाँ पे है बेटा कैपिटल वी है वो बेटा आपके पास वेलोसिटी ऑफ गन है, इनकी वेलोसिटी। जो आपके पास कैपिटल एम है वो आपके पास मास ऑफ गन है, और स्मॉल एम है बेटा वो मास ऑफ बुलेट है। और तीसरा हमने पढ़ा है, वह भी अभी हमने पढ़ा है, कंकरेंट फोर्सेस। ये टर्म कंडीशन हमने पढ़ी है, ऐसे फोर्स जो सेम पॉइंट के ऊपर लगे, सेम पॉइंट के ऊपर लग सकें और सेम टाइम के ऊपर लगे, ऐसे फोर्स को हमने कंकरेंट फोर्स नाम दिया है। और इनके अंदर बेटा जो नेट फोर्स की वैल्यू होती है, अगर वो किसके बराबर प्रूव कर दें आप 0 के बराबर, तो जो ये कंडीशन होती है बेटा आपके पास, ये कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। तो यही बेटा आपका होमवर्क रहेगा कि जो आज हमने तीनों टॉपिक आपके सामने डिस्कस किए हैं, ये प्रत्येक विद्यार्थी जिसने भी नोटबुक नहीं बनाई है बेटा सीरियसली नोटबुक जरूर बनाएं, और पढ़ाई के अंदर बिल्कुल अपने आप को लीन कर दें, क्योंकि यही टाइम है और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लाइव क्लास के अलावा। और इसके अंदर बेटा आप बिल्कुल सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करें। आपको सिर्फ एज इट इज फीलिंग्स होनी चाहिए कि हम एक क्लासरूम के अंदर ही स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अब बेटा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा है। और इसी के अंदर अब आपके पास टीचर आपके सामने है, स्टूडेंट भी आपके पास लाइव में सभी जुड़े हुए हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं। तो यही जो हम एक क्रिएटिव माइंड अपनी क्लास के अंदर सेटअप करते थे, वही क्रिएटिव माइंड बेटा आपको यहीं पे सेटअप करना है। तो आज की जो वीडियो क्लास है बेटा उसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो एक बार रेज योर हैंड्स कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, उसके अंदर सभी बच्चे एज इट इज पार्टिसिपेट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।